जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एयर इंडिया की तरफ से बनारसी एयरपोर्ट पे बनारस एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें ना कोई एग्जाम होगा ना ही कोई प्रक्रिया होंगी। केवल और केवल आपको फॉर्म भर के जाना है, इंटरव्यू देना है। अगर आपका इंटरव्यू बेहतर होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म है ना, ये कैसे निकला हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा A to Z। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वॉक इन रिक्रूटमेंट बनारस। यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर AIASL 5412 लिखा हुआ है। डेट 6/4/2023 को ये पब्लिश हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल मेल, मतलब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब बनारस में जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो वैकेंसी है वो AIASL के तहत निकलता है। AIASL का जो काम है ना, वो एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ को हैंडल करते हैं। यानी कि जितने लोग एयर इंडिया के में काम करते हैं ग्राउंड स्टाफ के तौर पे, उन सभी को AIASL ही हैंडल करता है, जिसका पूरा नाम है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जब हम इसको स्क्रॉल कर चलते हैं तो ये तो इसका हो गया इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट पेज। इसमें ये बताया गया है कि कितने एयरपोर्ट को AIASL हैंडल करता है, ये सब बात को इसको हम साइड में करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो हमारा दूसरे नंबर पेज में है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है, और यूटिलिटी रैंप सर्विस है। इसमें देखिए इसमें जो 11 पोस्ट है कस्टमर सर्विस के लिए, और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 5 पोस्ट है, और हैंडीमैन के लिए 20 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें डिप्लोमा चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए डिप्लोमा के साथ, और इसमें केवल 10वीं पास चाहिए। लखनऊ एयरपोर्ट पे यानी कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब फॉर्म निकला था तो काफी ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे, और उसमें पूछ भी रहे थे कि इस जगह पे नहीं निकला हुआ है, इस जगह पे नहीं निकला हुआ है। तो अभी जो लोग बनारस के नियरेस्ट होंगे, जैसे गाजीपुर हो गया, ये सब जगह से, बलिया हो गया, ये सब जगह से होंगे, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जाके वो इंटरव्यू दे। यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ होगा तो देखिए यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज सिवान, यहाँ पे देखिए बनारसी पिन उत्तर प्रदेश, यहीं पे इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू का जगह है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपको क्या है ना कि ग्रेजुएशन पास चाहिए, और साथ में आपको PC यानी कि कंप्यूटर पे वर्क करना आना चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बोलना पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए। 23,640 रुपए का महीना है। जनरल कैटेगरी के लोग 28 साल तक आवेदन दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी और EWS OBC 31 साल तक, और SC ST 33 साल तक। नेचर ऑफ जॉब में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन एयरलाइंस टिकट, और यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन बोर्डिंग एट ऑल टर्मिनल फंक्शन पैसेंजर एज वेल एयरलाइंस। इसी ये सब काम इनका है जो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में है। अब हम इसके तीसरे नंबर पेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पेज में लिखा हुआ है कि रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे देखिए रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो है ना वो 23,640 रुपए का महीना है, जिसमें आवेदन वही लोग दे सकते हैं जो लोग 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, या ITI NCVT से 3 इयर्स का किए हैं, मोटर व्हीकल या इलेक्ट्रीशियन से, और यहाँ पे HMB लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसका भी नेचर ऑफ जॉब बताया गया है कि यहाँ पे मेनली ऑपरेटिंग ड्राइविंग एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट 2 ट्रैक्टर, ये सब आपको बताया गया है कि ये सब हुआ है। अब उसके बाद बात करें जिसमें सबसे ज्यादा लोग एलिजिबल होते हैं, जो लोग आवेदन देते हैं, यहाँ पे देखिए यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, ये और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव दोनों का सैलरी जो है ना अंतर होगा। 23,640 रुपए रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का है, और इसमें 20,130 रुपए का है। अगर इसमें 10वीं के साथ अगर आपके पास HMB लाइसेंस है और गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका भी नेचर ऑफ जॉब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेनली ड्राइवर, आपको क्या है ना कि ड्राइव करना है, जैसे गाड़ी वहां पे हो गया ना, ट्रैक्टर चलाना होता है या बस चलाना होता है एयरपोर्ट पे, ये सब काम आप करेंगे। हैंडीमैन में देखिए यहाँ पे हैंडीमैन बनारसी में क्या है ना कि आपको 10th पास मांगा गया है, और साथ में आपको रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, क्योंकि बनारस की लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है। इसमें 17,850 रुपए की सैलरी है। और यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के लोग 28 साल तक आवेदन दे सकते हैं, OBC 31 साल तक, और SC ST 33 साल तक। इसका नेचर ऑफ जॉब आप देख लिए एट द एयरपोर्ट मेनली बैग कार्गो लोडिंग, मतलब आपको जो बैग हो गया ना, जो कार्गो लोडिंग हो गया अनलोडिंग होगा, ये सब काम में आपको मदद करना है। सहायक का काम होता है हैंडीमैन। और हम बात करें इसके अगले पेज पे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना,
अगला अगला पेज में बता रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में आपको क्या है ना कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे देखिए रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे क्या होगा ना कि ट्रेड मतलब आपके स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पे हैंडीमैन में देखिएगा तो हैंडीमैन में बोला जा रहा है कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि आपके वेट मतलब वेट फिटनेस रनिंग ये सब देखा जाएगा, लेकिन रनिंग नहीं कराया जाता है। वेट 25-30 किलो का एक बैग उठवा के थोड़ा दूर चलवा के देखा जाता है कि आप सही है कि नहीं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए अगले नंबर पेज में लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, यानी कि हम अप्लाई इसमें कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो वॉक इन पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये देखिए ये 500 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना है, जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से होगा। अब एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से होगा, जो कि मुंबई एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के फेवर में बनेगा। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और बनवाने के बाद अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो अभी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा, अन्यथा डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है। उसके बाद हम बात करें तो इसको भी हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में निकला हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी ईयर 23 से 24 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बात करें तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि ताकि आप लोगों को कौन कौन से कैटेगरी हैं। देखिए वैकेंसी में ये दर्शा के नहीं लिखा जाता है कि आप किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, लेकिन कैटेगरी वाइज ही वैकेंसी होती है। जैसे आरक्षण है ना कि 100 सीट पे वैकेंसी निकलती है तो 27% ओबीसी की, 15% एससी की, और 7.5% एसटी की, और 10% ईडब्ल्यूएस की, और बाकी 40% जो हो गए वो हो गए जनरल कैटेगरी के। लेकिन जनरल तो यूआर होता है, यानी कि अनरिजर्व, किसी के लिए वो बाध्य नहीं है, खुला वैकेंसी होता है। अब बात करें इसका फॉर्म कैसे भरें, तो देखिए ये इसका फॉर्म का जो है ना ये पेज है, आप इसको देखेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है, और यहाँ पे एक आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका के और क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, यानी कि आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर फोटो पे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं ना उस पोस्ट का नाम आप इसमें लिख देंगे। उस पोस्ट का नाम लिखने के बाद आप सबसे पहले ना पोस्ट का नाम लिखने से पहले आपको ये देखना जरूरी होता है कि आप कौन से पोस्ट में क्वालिफिकेशन जो है ना वो फुलफिल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पोस्ट देखिए, पोस्ट में आप देख लीजिए कि जो भी पोस्ट है ना ये 3 प्रकार के पोस्ट हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखिएगा। पोस्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेशन, तो स्टेशन में आप क्या ना है कि बनारस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे पूछेगा वेदर एक्सचेंज इफ एनी, मतलब आपके का रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे यस है तो यस लिखिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम जो है ना वो इधर लिखना है, और मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, सर नेम। अगर केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर केवल फर्स्ट नेम ही है आपका तो यहाँ पे लिख के छोड़ देना है। 2 नंबर में आपके अपना पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे, और 3 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। पहले दिन लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है, और प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, आप जिस स्टेट में आपका मतलब मूल निवासी जन्म हुआ है ना उस स्टेट का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पेज में बोला जा रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आपका पत्राचार का पता, तो यहाँ पे पूरा अपना पता लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा, स्टेट लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है, और यहाँ पे 6 नंबर में आपको अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, उस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में क्या बता रहा है कि मार्क एक्स, मतलब आप जो भी चीज से बिलोंग करते हैं ना उसमें आपको एक्स करना है, यानी कि टिक नहीं करना है, गुण में मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड में, मैरिड है तो मैरिड में मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में क्या है ना कि आपको नेशनलिटी बताना है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में आपको बताना है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है, रिलीजन बताना है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में आपको बताना है ना कि आपकी मातृभाषा जो होती है ना, जैसे भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो आपकी मातृभाषा है वो यहाँ पे 10 नंबर में बताना है। 11 नंबर में आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है, फिर 12 नंबर में आधार कार्ड का नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे 13 नंबर में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना उस कैटेगरी वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी कि एक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 13 के बी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे देखिए अगर आप पुलिस सर्विस हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो इसको भी आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डी में बताया जा रहा है कि अगर वे देयर मतलब कभी भी अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि 14 नंबर में आपको यहाँ पे 10th ग्रेड लिखा होगा तो अपने बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा और डेट ऑफ मंथ ईयर पासिंग। तो आपको क्या है ना कि जब मार्कशीट पे जो डेट होता है, जो रिजल्ट आया था, वो डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे ड्यूरेशन 1 ईयर लिख दीजिएगा, परसेंटेज लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे 12th का यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, किस डेट को रिजल्ट आया था वो रिजल्ट लिख दीजिए, रिजल्ट का डेट लिख दीजिएगा। ड्यूरेशन में 2 ईयर्स लिख दीजिएगा और यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स को ऐसा ही लिख देना है, ITI कोर्स किए हैं तो वो भी TVT कोर्स किए हैं तो वैसा ही लिख देना है। ग्रेजुएशन डिग्री जो भी कोर्स किए हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा फिल कर लेना है। उसके बाद 15 नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इसमें से जो भी चीज जानते हैं उसमें क्या है ना कि एक्स करना है, यानी कि मल्टीप्लाई का एक्स कर देना है, ना कि सही का चिन्ह। इंग्लिश में अगर रीड करना जानते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि एक्स का चिन्ह दे दीजिएगा। फिर स्पीक करना जानते हैं तो यहाँ पे एक्स का चिन्ह दे दीजिएगा। राइट लिखना जानते हैं तो एक्स का चिन्ह दे दीजिएगा। और यहाँ पे फिर हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे अगर रीड करना जानते हैं तो एक्स का चिन्ह दे दीजिएगा और स्पीक करना जानते हैं तो एक्स का चिन्ह दे दीजिएगा। और यहाँ पे राइट करना जानते हैं तो एक। अब लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए लोकल का मतलब होता है कि जैसे बनारस में क्या है ना कि लोकल वहाँ का क्या है, हिंदी है, तो आप इसमें भी क्या है ना कि सब में यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। और सब कुछ जानते हैं तो सब में ऐसे ही एक्स कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मातृभाषा, आप अपना मातृभाषा में क्या क्या जानते हैं, तो हम रीड करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं, लिखना जानते हैं, यहाँ पे कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर रिमार्क्स आप छोड़ भी सकते हैं, या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले पेज में क्या है ना कि वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, आपको क्या क्या वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है 16 नंबर में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे जॉब किए हैं उसका यहाँ पे नाम लिखिए। फिर किस पोस्ट पे किए थे उसका नाम लिखिए। और पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक काम किए थे। और नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस, कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिखिए। और नेचर ऑफ जॉब, किस प्रकार का आपका जॉब था वो यहाँ पे दीजिए। अगर कहीं भी आप काम नहीं किए हैं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 17 नंबर में कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे अगर आप LMB या HMB जो भी लाइसेंस है, तो यहाँ पे उसके प्रकार बताइए कि किस टाइप का आपका लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर लिखिए, डेट ऑफ इशू लिखिए और वैलिड अप टू कब तक आपका वैलिड है वो लिखिए। और यहाँ पे बोल रहा है देखिए डिमांड ड्राफ्ट नंबर, तो आपको क्या है ना कि बैंक से जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो बैंक से आप अब डिमांड ड्राफ्ट में बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि डिमांड ड्राफ्ट हम कैसे बनवाएं, तो आप डिमांड ड्राफ्ट जाके बैंक से बनवा सकते हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया आपको बैंक बताएगी वो फॉलो करना है। अब सवाल आता है कि अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते। कहे कितने ऐसे बैंक में टर्म एंड कंडीशन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप डिमांड ड्राफ्ट किसी के भी नाम से बनवा सकते हैं, बट वो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना होगा। तो आपका एप्लीकेशन फी है, समझिए कि एप्लीकेशन फी है। यहाँ पे जिस बैंक से आप बनवाए हैं उस ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ इशू लिख दीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिख दीजिएगा और अमाउंट में 500 रुपए यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे देखिए, फिर आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका कोई रिलेटिव यानी कि रिलेशनशिप वाला अगर यहाँ पे जॉब कर रहा है तो यहाँ पे बताइए कि वो किसका, उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है और यहाँ पे किस कंपनी में जॉब कर रहा है। और उसके बाद क्या है ना कि आपको बताना है यहाँ पे कि रिलेशनशिप मतलब आपके साथ उसका क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम लिख देना है और डेट लिख देना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद सबसे लास्ट पेज यानी कि 6ठे पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिस्ट है। अब इसमें क्या है ना कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फी अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस करना है। जैसे अगर जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को ही एप्लीकेबल है तो वही लोग यस करेंगे, बाकी लोग नो करेंगे जो SC ST से आते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप ये दे रहे हैं तो इसको यस कीजिएगा। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट तो इसको भी आपको यस करना है। फिर यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड अगर आप 12th की दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो यस, 2 ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं तो इसको भी यस, और 3rd ईयर ग्रेजुएशन दे रहे हैं मार्कशीट तो इसको भी यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 4th ईयर अगर ग्रेजुएशन मार्कशीट दे रहे हैं तो इसको भी यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यस। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ना उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो कर देना है। अगर जो आप नहीं दे रहे हैं उसमें नो नहीं करना है, ऐसे ही खाली छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ देना है। MBA दे रहे हैं उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वाले में यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना होगा, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाले में यहाँ पे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आपने कहीं जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में
में यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को लगाना है, वहाँ पे यस कर दीजिए, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। फिर यहाँ पे पैन कार्ड की कॉपी सभी को लगाना है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। आधार कार्ड की सभी कॉपी सभी को लगाना है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट, तब इनकम क्या है, तो जो लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो इसको दोनों का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटोकॉपी करा के इसको भी यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप पासपोर्ट दे रहे हैं तो इसको भी आप यस कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो हो गए ना 21 प्रकार के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 21 सभी डॉक्यूमेंट्स देना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा रहे हैं सभी का जीरोक्स करा के और सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको क्या है ना कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सिग्नेचर करके डेट लिख दीजिएगा और सभी 6 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे ये सभी डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा। और अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि इस डेट पे आप डेट देखिए, यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में क्या है ना कि आप 24 अप्रैल को यहाँ पे 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में आपको इसी एड्रेस पे जाना है। और अगर आप रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट रैंप ड्राइवर में या हैंडीमैन में आवेदन दे रहे हैं, ये दोनों में आवेदन दे रहे हैं, तो आपको 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 दिन में किसी दिन को एक दिन 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज यहाँ पे सिसवान में चल जाना है। अब सवाल आता है कि जाके अगर आप इंटरव्यू देंगे, अगर आपका इंटरव्यू बेहतर होता है तो आपको इंटरव्यू के 15 से 20 दिनों बाद कॉल किया जाएगा और आपको एयरपोर्ट से एक क्या है ना कि एक ऑफर लेटर दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया कि बनारस एयरपोर्ट पे जो फॉर्म निकले हुए हैं 25/11/36 पोस्ट पे अलग अलग, ये फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे और इंटरव्यू कैसे देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।